हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना एक वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 72 यानी कि 72वां टेस्ट पेपर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैड फॉर्मली inducted the modern Chinook heavy lift helicopter from USA. Which among the following statement is not correct about Chinook? हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर यूएसए से लिया है। तो आपको बता रहे हैं इनमें से जो स्टेटमेंट मौजूद है कौन से स्टेटमेंट इसके संदर्भ में यानी चिनूक हेलीकॉप्टर के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, चिनूक्स एयर टू एयर स्ट्राइक फीचर गेट सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ अस्त्र मिसाइल। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। चिनूक एक कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ना कि स्ट्राइकिंग फीचर। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेत्र अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक नेत्र है जिसको अर्ली वार्निंग सिस्टम में इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इजराइलियन AEW&CS दैट गॉट मॉडिफाइड बाय DRDO फॉर एरियल सर्विलांस। ये एक इजरायली AEW&CS टेक्नोलॉजी है जिसको DRDO ने यानी कि हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसने इसको मॉडिफाई करके एरियल सर्विलांस के लिए तैयार किया है। सेकेंड है कंप्लीट सर्कुलर सर्विलांस इज डन साइमल्टेनियसली, यानी कि जो जितने भी सर्विलांस इसमें एक के बाद एक किए जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। DRDO नेत्रा इज एन इंडिया लाइट वेट ऑटोनमस UAV फॉर सर्विलांस एंड रेजोनेंस ऑपरेशन है। ये इंडिया का सिस्टम है DRDO का जो कि लाइट वेट और ऑटोनमस है, यानी कि अपना एक अकेला है UAV। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सर्विलांसेस के लिए या फिर किसी रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस के लिए। सेकेंड है इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट एंड आइडिया फोर्ज करके एक कंपनी है जो कि मुंबई बेस्ड है, प्राइवेट कंपनी है। तो इसके साथ मिलकर इसने बनाया है। इट कैन कैरी आउट सर्विलांस इन एन एरिया ऑफ 1.5 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट। कहने का मतलब 1.5 किलोमीटर की दूरी में और 300 मीटर की हाइट तक का सर्विलांस ये कर सकता है। और सिंगल बैटरी पे एक बार चार्ज करने पे 30 मिनट तक की सर्विलांस करता है। LOS यानी कि लाइन ऑफ साइट जो है इसका इज नॉट कंप्लीट, सो देर इज अ नो कंप्लीट सर्कुलर सर्विलांस। तो इसलिए सर्कुलर सर्विलांस पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द होम रूल मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होम रूल मूवमेंट के संदर्भ में कौन कौन से स्टेटमेंट सही आपको बताना है। पहला है इन हिज होम रूल मूवमेंट तिलक लिंक्ड अप द क्वेश्चन ऑफ स्वराज विद द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन द वर्नाकुलर। यानी कि होम रूल मूवमेंट में जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने स्वराज को डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट के तौर पे रखा था और एजुकेशन में जो शिक्षा थी उसको वर्नाकुलर में मांग की थी, यानी कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, इसी तरह की मांग की थी। एट इलाहाबाद जवाहरलाल नेहरू जॉइंड एनी बेसेंट होम रूल लीग। यानी कि इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू ने एनी बेसेंट के होम रूल लीग मूवमेंट को ज्वाइन किया था। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तिलक सेट अप हिज होम रूल लीग इन अप्रैल 1916
एंड इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द महाराष्ट्र, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक की थी, बॉम्बे के अलावा कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार रीजन तक की। इट हैज 6 ब्रांचेस एंड द डिमांड इंक्लूडेड स्वराजा, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन द 15 लैंग्वेजेस। तो इसके 6 ब्रांच थी और डिमांड इनकी सिंपल थी, एक स्वराज की मांग थी, दूसरा बोली के आधार पर राज्य बनाने की मांग थी, और एजुकेशन यानी जो पढ़ाई थी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की मांग थी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In February 1943, while in jail, why did Gandhi ji declare 21st days fast? यानी कि 1943 फरवरी में जेल में ही गांधी जी ने 21 दिन का अनशन करने का क्यों करने को कहा था? तो इसका सही आंसर है सी, दिस वॉज हिज आंसर टू द गवर्नमेंट विच हैड बीन कॉन्स्टेंटली exhorting him to condemn the violence of the people during the क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कहने का मतलब ऐसा फास्ट यानी ऐसा उपवास उन्होंने इसलिए रखा था ताकि वो अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटानिया सरकार को ये बता सके कि जो वो लगातार एग्जॉर्ट कर रहे हैं यानी कि गांधी जी को फोर्स कर रहे हैं ताकि वो इस वायलेंस को जो वायलेंस हो रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट में उसको रोका जाए। तो इसलिए इन्होंने किस दिन का फास्ट किया हुआ था? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एगमार्क नेट पोर्टल, यानी एगमार्क नेट पोर्टल के संदर्भ में स्टेटमेंट है। इट इज अ पोर्टल ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग backed by the wide area information network connecting agricultural market and state marketing boards और डायरेक्टोरेट्स। कहने का मतलब एक पोर्टल है जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग और वाइड एरिया के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, एग्रीकल्चर मार्केट एंड स्टेट मार्केटिंग बोर्ड को कंट्रोल करती है, डायरेक्ट करती है। सेकंड है द कॉडेक्स, FAO, एपेडा, कम्युनिटीज एक्सचेंज एंड अदर रिलेटेड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस आर लिंक्ड विद द वेबसाइट, यानी सारी चीज़ें क्या है इस वेबसाइट से जुड़ी हुई हैं। थर्ड है द पोर्टल इज मैनेज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इन द एंड इंस्पेक्शन, यानी कि इस पोर्टल को किसकी देखरेख में हो रहा है? तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के अंडर में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिशरीज इन इंडिया। फिशरीज के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया का जो एक्वाकल्चर यानी समुद्री जो काम होती हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर है विश्व में। ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन नियरली 65% इज फ्रॉम इनलैंड सेक्टर, यानी कि टोटल फिश प्रोडक्शन में से जो 65% जो मछलियाँ मारी जाती हैं वो इनलैंड यानी कि समुद्र नहीं बल्कि जो अंदर के जो पानी से तालाब, नदी यहाँ से मारी जाती हैं। थर्ड है फिशिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द 5% टू इंडिया GDP, यानी मछलियों का जो मछलियाँ पालन या जो भी इससे जुड़ी हुई है फिशरीज इंडस्ट्री से, ये इंडिया के GDP में यानी ग्रोथ में 5% का योगदान देती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 1 एंड 2, यानी कि पहले 2 स्टेटमेंट से, थर्ड वाला गलत है। जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.91% है GDP का, और एनुअल एक्सपोर्ट हम लगभग 45,106.89 करोड़ का करते हैं। ग्लोबल पोजीशन क्या है? तो थर्ड है फिशरीज में और सेकंड है एक्वाकल्चर में इंडिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी।
नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है इट हैज़ बीन सेट अप अंडर द फाइनल ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट यानी NWDT। थर्ड है द अथॉरिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यानी कि जो अथॉरिटी है बॉडी कॉर्पोरेट ये इन 3 राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड है सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वाटर रिसोर्सेज का सेक्रेटरी होगा वही इस अथॉरिटी का एक्स ऑफिशियो होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A 1 and 3 ओनली, सेकंड वाला गलत है। द अथॉरिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 4 स्टेट। ये 3 राज्य नहीं बल्कि 4 राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान है, महाराष्ट्र और राजस्थान, और ये सब और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इस अथॉरिटी को फंड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय ऑल दी 4 स्टेट्स, यानी सब इसमें इक्वल प्रोपोर्शन है, एक संतुलित मात्रा में यानी कि इक्वल में इक्वली डिवाइडेड लोग अपना अपना शेयर देते हैं इसको चलाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following site is or are important bird and biodiversity area यानी कि BBA। पहला ए पोंगडैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड है पैंगोंग सो और थर्ड है रोपर लेक। तो आपको बताना कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट साइट है BBA के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर है D 1, 2 एंड 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। IBA इंटरनेशनल बर्ड्स जो अथॉरिटी है प्रोग्राम ऑफ अ बर्ड लाइफ सेंचुरी इंटरनेशनल एम्स टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट, यानी ये इन पंछियों को पहचान करता है उनकी किनको ज़रूरत है कंजर्वेशन की, उनको मॉनिटर करता है, देख रेख करता है और प्रोटेक्ट यानी कि बचाता भी है। फॉर IBA फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड एंड एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी, यानी पंछियाँ और उनसे जुड़ी जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जो उनके हैबिटेट्स हैं, नेचर जहाँ वो रहती हैं, उनको बचाने का काम करती हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ऑल फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, यानी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सब डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं। सेकंड है लॉ कैन बी मेड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो भी मतलब कानून दोनों लोग बना सकते, पार्लियामेंट भी और राज्य भी, ताकि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सके। तो उसका सही आंसर है डी नीदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल सेल्फ एग्जीक्यूटरी वाइल अ फ्यू ऑफ देम कैन इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड फॉर गिविंग देम इफेक्ट। क्या मतलब वैसे तो सारे फंडामेंटल राइट डायरेक्ट अफेक्टेड है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें कानून बनाने पड़ते हैं, जैसे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। सच लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट, और ऐसे लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल नहीं, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में बनी रहे। अगर राज्य बनाएंगे तो अपने अपने कानून होंगे, तो क्यों यूनिफॉर्मिटी यानी एकता नहीं नजर आएगी, इसीलिए सिर्फ पार्लियामेंट को बनाने का इसका अधिकार दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है आर्टिकल 11 डिक्लेयर दैट ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेटरी ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। कहने का मतलब आर्टिकल 11 कहता है कि जितने भी इन लॉज हैं विच इज कंसिस्टेंट विद और डेरोगेटरी ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, वो कि इनकंसिस्टेंट है या अगर उनमें से कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो क्या होगी, वॉइड होगी, यानी कि वहीं वो खत्म हो जाएंगी। सेकेंड है द टर्म अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड इन अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तो जो अनटचेबिलिटी शब्द है इसको अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 में डिफाइन किया गया है। थर्ड है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स
कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल। यानी कि जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं इनके मूवमेंट को इनके रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सिर्फ दो ग्राउंड पे, पहला पब्लिक हेल्थ ताकि इनकी वजह से किसी की सेहत ना खराब हो, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल, और किसी का मोरल यानी किसी की किसी भी तरीके की वैल्यूज डाउन या हर्ट ना हो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 3 ओनली, यानी कि पहले दो गलत है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि लॉ सारे इनकंसिस्टेंट है और डेरोगेशन है अगर वो किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट को वर्ड यानी कि तोड़ती हैं। दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन दी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर, क्योंकि इन्हीं दोनों आर्टिकल में रिट जो होती हैं वो मौजूद है। 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 में हाई कोर्ट के लिए। दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। किस ग्राउंड पे इनवैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बनाती है? जिस पे वो कॉन्ट्रावेंस करती है, यानी कि एक दूसरे के बीच में रुकावटें बनती हैं। द अनटचेबिलिटी शब्द हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट, यानी जो अनटचेबिलिटी शब्द है ना किसी लॉ में और ना ही संविधान में इसको डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा पिछला वीडियो इन जीएस टेस्ट पेपर 71 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका हम आपको आंसर बता देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था नागार्जुना सागर डैम इन आंध्र प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। नागार्जुना सागर डैम किस नदी पे बना है आंध्र प्रदेश से आपको बताना था। तो उसका सिंपल आंसर है आंध्र प्रदेश, सॉरी कृष्णा रिवर है। आंध्र प्रदेश तो स्टेट हो गया, कृष्णा रिवर पे ये बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 72 का हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं अपना। क्या आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? सिरसलम डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो आपको बताना सिरसलम डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है। आपके ऑप्शन है ए यमुना, बी कृष्णा, सी चेनाब और डी सतलज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।